Hello viewers, welcome to 360 Investing. So today we are going to understand with a global perspective how we need to look at the markets and the global investing phenomena. Because आजकल बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को आपने सुना होगा जो ग्लोबली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो. बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया बिकॉज अभी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ईटीएफ्स के थ्रू कर सकते हो. ना व्हाई दिस इज हैपेंड बिकॉज ग्लोबली मार्केट्स अब बहुत सारे दूसरे देशों से लिंक्ड हो गई है एंड ग्लोबल मार्केट का, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ता है. इन द रिसेंट टाइम्स हमने देखा है इंडिया पाकिस्तान वॉर के वजह से हमने स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी. देन वी हैव ऑल्सो सीन यूक्रेन रशिया, वी हैव ऑल्सो सीन ईरान एंड इसराइल एंड ट्रेड टैरिफ्स के वजह से भी हमने मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी. So now this is the fact of the time and we need to understand this, how to tackle with this. So global market को समझने के लिए और इंडियन मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसको समझने के लिए आपको ना कुछ चीज़ों का ही ध्यान देना है. बिकॉज अभी नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट्स में बहुत चीज़ें हो रही होती है, आप सब चीज़ पे ध्यान नहीं रख सकते हो, इसलिए आपको एक प्रोसेस और आपको कुछ कम चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो आपको एक मैक्रो आउटलुक दे सकते हैं. सो जो मैंने इतने साल में सीखा है बहुत सारे बुक्स से, प्रोफेशनल से, फंड मैनेजर्स से, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ. दैट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. आपको ग्लोबल ग्रोथ के बारे में देखना है कि ग्लोबल मार्केट में ग्रोथ कहाँ से आ रही है. अगर आप ग्लोबल मार्केट में लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्लोबल ग्रोथ इज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5%, तो अब आपको ये सोचना है कि भाई इंडिया में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सो इंडिया कितना परसेंटेज ग्लोबल ग्रोथ में हिस्सेदारी लेगी, मतलब इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ग्रोथ कितना होगा, कितना परसेंट में होगा. अब उसके बाद आपको समझना है कि अगर वो नंबर लेट्स से फॉर एग्जांपल 15% है तो ये 15% जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कौन से सेक्टर से आएगा. सो वो सेक्टर्स के ऊपर आपको दिमाग लगाना है. दैट इज हाउ यू शॉर्ट लिस्ट. सो ग्लोबल इन्वेस्टिंग के हंट को समझने के लिए आपको पहले परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को समझना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे हो इसमें आपको यूएस ब्लू लाइन से आपको यूएस का परफॉर्मेंस दिख रहा है. यूएस ने 2022 में नेगेटिव रिटर्न्स दिया, चाइना ने 2022 में नेगेटिव रिटर्न्स दिया और आपका फ्रांस ने 2022 में नेगेटिव रिटर्न्स दिया. दैट वाज द ओनली ईयर जहां पर आप ये ऑरेंज वाला लाइन देख रहे हो जहां पर इंडिया ने फ्लैट रिटर्न्स दिया. उसके अलावा आप देख रहे हो ऑरेंज लाइन, इंडिया ने हमेशा पिछले 5 सालों में 10-12% से ज़्यादा ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिया है, 10% या उससे ज़्यादा अप्रॉक्स. तो पिछले 5 साल में इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रहा एंड दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज पूरे ग्लोबली अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. इन दिस चार्ट यू कैन सी यूएस ने पिछले 5 साल में 12.5% अप्रॉक्सीमेटली CAGR रिटर्न्स दिया है, इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 17% CAGR रिटर्न्स दिया है. और अगर आप उसको USD से अगर आप उसको एडजस्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास रिटर्न्स आएगा. लेकिन स्टिल 16-17% रिटर्न्स इन लास्ट 5 years इज़ वेरी गुड बिकॉज अगर आप उसके अलावा चाइना को देखते हो इट्स स्टिल नेगेटिव एंड अगर आप UK एंड फ्रांस को देखते हो तो उनका सिंगल डिजिट में ग्रोथ है, नॉट इवन 7-8% भी रिटर्न्स उनके यहाँ पर नहीं आए. सो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज दैट सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, जो ग्रोथ पोटेंशियल हम बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू योर ग्लोबल ग्रोथ, ये किस तरीके से अनफोल्ड होगी, हम कैसे देख सकते हैं. सेकेंडली हमें ये समझना है कि जो लोग यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दूसरी इकोनॉमीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आर दे डूइंग इट राइट और रॉन्ग. ठीक है. एंड थर्ड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और यूएस मार्केट्स के बारे में, बिकॉज ये बहुत बड़े मार्केट्स हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिया है इन्होंने, तो ऐसा क्या है इनमें, ये एक्चुअली हमेशा ही वैसा होगा या मतलब इसके अंदर भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. सो ये इतने कंसिस्टेंट कैसे रह पाए ये हम समझने वाले ताकि हम आने वाले फ्यूचर के डायनामिक्स को भी समझ पाए इन कॉन्टेक्स्ट टू द ग्लोबल इन्वेस्टिंग, जो एक फिनोमिना अभी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं. So I hope this will add a lot of value to your entire journey of investing. So if you're really excited for such valuable insights, research and videos, then subscribe to the channel and also hit the like button before we start. So first thing that we are going to address is
कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इन कॉन्टेक्स्ट टू द ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से आप देख सकते हो। इन द रीसेंट टॉक IMF हैज क्लियरली डिक्लेयर्ड दिस कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था इन द वर्ल्ड GDP दैट वाज क्लोज टू 15%, 16%। नाउ इट्स एक्सपेक्टेड कि आने वाले 4-5 सालों में वो 20% तक बढ़ के चले जाएगा। इसका मैं आपको यहाँ पर चार्ट भी बताता हूँ। सी दिस चार्ट, ये आपको बता रहा है कि जो ग्रीन बार है दैट इज शोकेसिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल GDP ग्रोथ, एंड जो ब्लैक वाला जो है वो बता रहा है कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल GDP। सो बैक इन 1991 हमारा जो ग्रोथ था दैट वाज मतलब कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल GDP ग्रोथ था दैट वाज क्लोज टू 6-7%, और वो टाइम पे हमारा जो इंडिया का शेयर था इन ग्लोबल GDP दैट वाज ओनली 3.5%। अब अगर आप फॉरवर्ड में आओगे तो 2021 में एंड 2024 में अगर आप पिछले 4-5 साल में देखोगे तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा टू द ग्लोबल GDP ग्रोथ दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 15-16%, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड इंडिया का जो शेयर था इन ग्लोबल GDP दैट वाज क्लोज टू 7-7.5%, मतलब रफली 7-8%। नाउ एज पर प्रोजेक्शन हम आगे आने वाले 5 साल में ये देख पाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली आपका जो GDP का शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास चले जाएगा, 8-9% के आसपास। एंड जो आपका प्रोजेक्ट मतलब कंट्रीब्यूशन जो है इन द ग्लोबल GDP ग्रोथ दैट विल बी क्लोज टू 20%, 19-20% के आसपास। सो कंसिस्टेंसी ऑफ इंडियन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ग्लोबल ग्रोथ ये हमेशा हमने इंक्रीजिंग देखी है, मतलब ये ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में देखी है हमने। एंड आई थिंक जब तक ये कंटिन्यू रहेगा इंडिया हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोर में एक ही चीज़ देखनी है कि अगर ग्लोबल ग्रोथ 5% की हो रही है तो इंडिया कितना परसेंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन से सेक्टर्स में। जो सब रिसेंट का मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, सो इंडिया हैज़ फोकस्ड अ लॉट ऑन एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी फोकस रहा है, एंड वी हैव सीन रिजल्ट्स इन EMS स्टॉक्स लाइक डिक्सन हो गया। वहाँ पर आप मोबाइल्स में अगर आप देखोगे बहुत बड़ा मार्केट अब इंडिया बन गया है। अगर आप सेमीकंडक्टर स्पेस में देखोगे तो वहाँ पर भी हम मतलब वैल्यू चेन में कहीं ना कहीं हम फिट हो रहे हैं, बिकॉज डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती है, बट एटलीस्ट असेंबलिंग OSAT वाला जो पार्ट है वो एटलीस्ट इंडिया में आ रहा है। और इसका डिटेल वीडियो मैंने सेमीकंडक्टर वाली वीडियो में, ये वाली वीडियो में दिखाया है, आप पूरे डिटेल एनालिसिस आप देख सकते हो। इट्स अ वंडरफुल केस स्टडी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टेबल। अब यहाँ देख सकते हो कंट्री रैंक बाय मार्केट कैप। सो ये जो मार्केट कैप है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप आप देख सकते हो 57 ट्रिलियन का अप्रॉक्सीमेटली US का है। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो ग्लोबल मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 50% या 50% से ज़्यादा अकेले US होल्ड करता है। सो इक्विटी मार्केट US में बहुत पुरानी भी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंपनीज़ ने फ्लरिश किया है और वेल्थ क्रिएशन किया है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो चाइना आता है, लेकिन चाइना का अगर आप जब बात करते हो डेटा के ऊपर तो आज मेजरली चाइना एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर कंट्री है, इतना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, राइट, इतने स्केल पे पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएशन नहीं है वहाँ पर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो मेजरली स्टेट गवर्नड है, स्टेट ओन्ड है। वो प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। और एक और चीज़ है, इसलिए वहाँ पर रिटर्न रेशियोज इतने अच्छे नहीं हैं, बिकॉज वहाँ पर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल नहीं है उतना ज़्यादा। जो भी वो कर रहे हैं वो स्केलेबिलिटी के ऊपर, वो वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑल्दो चाइना में भी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर आप उनके रियल स्टेट मार्केट में देखोगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस एक्सेस रियल स्टेट में मार्केट में प्रॉब्लम है, बिकॉज पहले वो स्टील के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मेटल्स के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे थे, अब वो फेज़ उनका चले गया। नाउ चाइना हैज़ स्लोली मूव्ड ऑन टू टेक्नोलॉजी, जहाँ पर वो खुद भी सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाना चाहते हैं। दे हैव नाउ लेवरेज माइनिंग्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज आपने सुना होगा रेयर अर्थ मिनरल्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपको नई नई चिप्स बनानी है, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है, तो आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा इंडिया को भी, बिकॉज सप्लाई चेन डिसरप्शन जो हमने 2020 में देखा, रिसेंट में पोस्ट डोनाल्ड ट्रम्प हैव अनाउंस्ड टैरिफ्स, तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया था, आपने देखा था, राइट। सो उसका इम्पैक्ट जो रेयर अर्थ मिनरल्स अभी फिलहाल चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द प्रोडक्शन होल्ड करता है, और प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग अगर आप देखोगे 90% जो होल्ड करता है चाइना, वो कैसे इम्पैक्ट करता है सप्लाई चेन को, ये समझना है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी जापान का नंबर इज क्लोज टू 5.5 ट्रिलियन। उसके बाद नेक्स्ट कम्स इंडिया, इट इज़ क्लोज टू 4.1 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली। आई डोंट थिंक सो, ये नंबर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है,
बट क्योंकि एक और जगह पे मैंने यहाँ पर देखा था, आई कैन शो यू दिस, इंडियन मनी का एक और ये ग्राफ है। यहाँ पर इट इज़ शोकेसिंग कि इंडिया का जो वैल्यू है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.8 ट्रिलियन, 4.2% के आसपास का जो हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैप में इंडिया कंट्रीब्यूशन इज़ ओनली 4%, 4.5%। देन कम्स योर जापान, उसके ऊपर चाइना आता है, उसके ऊपर देन यूएस एट द टॉप, राइट। सो इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन आप देखोगे यूएस के मार्केट को हम इंडिया के मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया मार्केट्स हैव रियली डन वेल। और क्यों, इसलिए भी बिकॉज यहाँ पर भी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है और यहाँ सरकार भी प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट करती है। जैसे यूएस में इफ़ विल सी टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और इनका मार्केट कैप इतना बड़ा है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं सिर्फ टेस्ला और एनवीडिया को ही कंबाइन कर दूं तो ये इंडिया और आपके मतलब जो फ्रांस और जर्मनी के मार्केट है उससे भी बड़ा हो जाएगा, राइट। सो इतना बड़ा मार्केट कैप अगर आप 2-3 बड़ी कंपनीज को कोलैबोरेट कर दो वहाँ पर, सो दैट इज़ हाउ द स्केल ऑफ बिजनेस दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड। वेरल्स अगर आप दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, चाहे यूरोपियन जोन की हम बात करें या फिर जापान की बात करें, तो हमें पता है कि जापान ने टेक्नोलॉजी में काफ़ी अचीव कर लिया था, उसके बाद में उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया था एंड उनके पास में उतना ज़्यादा अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है। सो ओल्ड एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसकी वजह से कहीं कहीं ग्रोथ भी लैग कर गई जापान की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ये 2 स्पेसेस है जहाँ पर मेजर कंपनीज वहाँ अच्छा कर रही है। जैसे सेमीकंडक्टर में ASML कंपनी एक और टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बेसिकली मशीन्स बनाती है, मतलब हाई टेक मशीन्स बनाती है जो सेमीकंडक्टर में जो नैनो चिपसेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनीज ही हैं, आपको ओवरऑल ऐसा ओपन मार्केट नहीं मिलेगा इंडिया जैसा, जहाँ पर हम डिफेंस में भी अच्छा कर रहे हैं, हम फाइनेंस में भी अच्छा कर रहे हैं, हम IT भी कर रहे हैं, हमारे पास में केमिकल्स भी है, हमने रिसेंट में कुछ रेलवेज में भी अच्छा किया था, इंफ्रा में वी हैव डन इन द लास्ट 2 to 3 years वी हैव डन वेरी गुड। सो वी हैव लॉट मोर एरियाज जहाँ पर हम ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। हेंस यू विल सी इंडिया हैज़ बेटर अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम योर US या फिर चाइना या फिर रशिया, ये सब आप देख लोगे, या फिर जापान वगैरह से आप कंपेयर करते हो तो। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे भाई यूएस तो इतना बड़ा है, आप बोल रहे हो कि यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सी व्हाट हैपेंस इज, आपको ये समझना है कि यूएस का जो इतना बड़ा मार्केट है, आप ये ध्यान दीजिए, यूएस का मार्केट का साइज़ कितना है, मोर देन 50 ट्रिलियन, राइट। अब आप देखो कि जो उनके टॉप 10 कंपनीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास तो होल्ड करते हैं पूरा मार्केट कैप। बिकॉज आप देखोगे एक ही कंपनी 3-3.5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के ऑलरेडी मार्केट कैप पे लेके बैठी है। सो उनके पास में और मैक्सिमम कंपनीज जो है उनकी वो टेक कंपनीज हैं, राइट। सो वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है। इंडिया अभी बहुत नेंसेंट स्टेज में है तो उतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आप डेटा सेंटर वाली कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। AI के बहुत ज़्यादा बज़ हो गया, राइट, इंडिया में AI, राइट। एवरीवन वांट्स टू लर्न AI, लॉट ऑफ कंपनीज वांट टू गेट इनटू AI, बट AI के जो कोर कंपनीज हैं, एनवीडिया हो गया, फिर बाकी जो भी कंपनीज लोग हैं वो सब बाहर की कंपनीज हैं। इंडिया में कोई मेजर कंपनी नहीं है ऐसी जहाँ पर आप डायरेक्टली लीड कर रही है रन AI का। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्केल में है और हमारा जो बेस्ट हम कहाँ पर है और उसमें हम क्या रिटर्न रेशियोज बना पाते हैं, उस हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिजनेस मॉडल जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसलिए यूएस में भी जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो भी काफ़ी स्केल कर गई है, इसलिए वहाँ पर वैल्यूएशंस का भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ता है। अब इससे हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएसए में क्या वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? जो लोग ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सबसे पहली बात मैंने आपको जैसे बताई कि इंडिया का मार्केट और यूएस का मार्केट ये कंसिस्टेंट रहे हैं। पिछले 2 डेकेड्स में हम देख पाए हैं ऑलरेडी कि ये काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। तो मेरे लिए अगर 10-15 साल का होराइजन है आपका इन्वेस्टिंग का, तो मैं यही 2 मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहना चाहूँगा। व्हेन इट कम्स टू चाइनीज़ मार्केट या जापानीज़ मार्केट या यूरोपियन मार्केट, कोई भी अगर प्रोफेशनल है उसको समझ में आता है कि वहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी हो रही है। अगर आपका मैक्रो स्ट्रॉन्ग है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। ऐसे रिसेंट में हमने देखा था कि कुछ प्रोफेशनल्स, विजय केडिया जी वगैरह ने चाइना की मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट किया और चाइना के वैल्यूएशन भी काफ़ी चीपर थे। उसके बाद में चाइना में अच्छा मोमेंटम आया पिछले 1-1.5 साल में और आप देख सकते हो कि काफ़ी लोगों ने शायद पैसे बनाए। तो ये जो मोमेंटम वाला ये अपॉर्चुनिटी, साइक्लिकल अपॉर्चुनिटी जो लोग कर सकते हैं
मुझे लगता है सिर्फ उनको ही करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, तो आपको शायद ट्राई नहीं करना चाहिए। हाँ, यू कैन गो विथ म्यूचुअल फंड्स, ETFs एंड ऑल दैट, बट लॉन्गर पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि US मार्केट, इंडिया मार्केट वेल स्ट्रक्चर्ड है और इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टेड रहना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज देखो यहाँ पर मैं आपको एक और इनसाइट बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो US का मार्केट साइज काफ़ी लार्ज है, इंडिया का रैपिडली ग्रोइंग है, राइट, और यूरोप का ऑलमोस्ट मॉडरेट है। इनफैक्ट अगर आप ग्रोथ देखोगे इंडिया का, इसलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखने मिला है और नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसलिए आप देखोगे बहुत सारे IPOs पिछले 4-5 साल में इंडिया में आए, जितने US में भी नहीं आए, यूरोप में भी नहीं आए। आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी जो है वो US की काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया में इट्स क्वाइट इम्प्रूविंग, बिकॉज अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं हमारे पॉलिसीज़ में, या फिर कहीं स्कैम्स वगैरह में काफ़ी कुछ हो जाता है इंडस्ट्री में भी। एंड यूरोप में भी काफ़ी सॉलिड है ट्रांसपेरेंसी, चाइना में मॉडरेट है, और चाइना का मैं कोई गारंटी नहीं देना चाहूँगा, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डेटा के ऊपर और जो तरीके से डिक्टेटरशिप्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है वहाँ पर हर एक चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, और वहाँ पर इन्वेस्टिंग का वो माहौल ही नहीं बना कभी, इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो US के मार्केट्स थोड़े हाईली वैल्यूड है, राइट, तो वहाँ पर क्योंकि स्केलेबिलिटी भी बहुत हो चुकी है, तो कुछ आपको हेडरूम जो है वो थोड़ी कम मिलती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे इंडिया में वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है इन द रीसेंट पास्ट ऑल्सो, जब मार्केट्स अच्छे नहीं कर रहे थे ग्लोबली, तभी भी इंडिया मार्केट को थोड़ा सा प्रीमियम मिल रहा था, राइट। एंड ये नॉर्मली स्टोरी रही है, बिकॉज इंडियन मार्केट्स ऑलवेज डिमांड्स प्रीमियम, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न रेशियो, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड बिजनेस जो ओनर्स हैं वो भी। अब यहाँ पर वैल्यूएशन फ्रंट में भी आप देख सकते हो कि US का मार्केट देखोगे अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 25 है, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर चल रहा है, सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हम इसको बोल सकते हैं, अभी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है डाउ भी। एंड अगर आप इंडिया मार्केट्स देखोगे तो अभी रिसेंट में थोड़ा वॉलेटिलिटी की वजह से साइडवेज चॉपी हो गया है, बट वी कैन सी दिस कि जो एवरेज है आपका पिछले 4-5 साल में अगर देखोगे 22 के PE मल्टीपल के आसपास है, तो इट्स क्लोज टू एवरेज और अबव एवरेज मैं बोल सकता हूँ, बट आई वुड नॉट कॉल इट एक्सपेंसिव। चाइना का मार्केट में आई डोंट ट्रस्ट दैट मार्केट, और इसलिए भी मैं बोलता हूँ बिकॉज वहाँ क्लैरिटी नहीं है ज़्यादा, सो हो सकता है कि वो इसलिए वो फेयरली वैल्यूड है या फिर वो अंडर वैल्यूड है, बट वी नीड टू बी वेरी मच चूजी अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू आर गेटिंग इनटू। और अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट मुझे एवरेज के आसपास ही लगते हैं, तो देयर इज़ नो मेजर जहाँ पर मतलब काफ़ी मॉडरेट ग्रोथ है उनकी भी, इसलिए उनको प्रीमियम उतना नहीं मिलता है। सो टू समराइज एंड कंक्लूड दिस वीडियो, मैं आपको एक एस्टिमेशन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो JP मॉर्गन का रिसेंट जो एक एनालिसिस हुआ था, उसमें उन्होंने फ्लैट गाइडेंस दिया है फॉर दिस कैलेंडर ईयर। सो अप्रॉक्सीमेटली जो S&P का है वो भी -2% का चेंज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। MSCI यूरोजोन इज अप्रॉक्सीमेटली इन सिंगल डिजिट्स, देन FTSE इज इन 3% एंड MSCI इमर्जिंग मार्केट्स विल ऑल्सो रिमेन फ्लैट। सो मोटा मोटी इंडिया का भी सिंगल डिजिट में रिटर्न्स ये साल कैलेंडर ईयर में हो सकता है। अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो मुझे लगता है कि US मार्केट एंड इंडियन मार्केट आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड एरियाज जहाँ पर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो अगर आपका लॉन्गर टर्म विजन है तो, बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन दैट वी स्पोक अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात कर रहे हैं कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। अगर इफ समवन ही इज़ मोर एक्टिव इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इन्वेस्टिंग, क्या हो रही है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रहा है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दैन इट इज़ ओके। बट फॉर अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए मैं ये समझता हूँ अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो आप ETFs म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हो रादर देन डूइंग डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग, बिकॉज इट्स एट टाइम अ मोर रिगरस प्रोसेस एंड इट्स मोर अ टीडियस टास्क। सो ये हमारा एक शॉर्ट कंक्लूजन था। ओवरऑल मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी इन। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा वैल्यूएशंस, थोड़ा सा फंडामेंटल्स, थोड़ा सा टेक्निकल्स अगर आप सीख लो तो मुझे लगता है लंबे समय में एक अच्छी वेल्थ जनरेशन अपॉर्चुनिटी इंडियन इन्वेस्टर्स को भी मिल सकती है। और इसके लिए हमने काफ़ी सारे अलग अलग वीडियोस बना के रखे हैं। आप सेक्टर एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल्स की वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे चैनल पे। अगर ये वीडियो पसंद आया डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आने वाले टाइम में क्वार्टरली एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल रिसर्च हम लेके आने वाले हैं। Q1 एनालिसिस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा, सो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो पोस्ट सब इनसाइटफुल रिसर्च अपडेट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, इट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 360investing.in ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आप ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़ सकते हो।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट फाइंडिंग.